ओके, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फिर आज की क्लास। तो हेलो एवरीवन, सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग। तो जैसा कि आपको पता है, हमारा थर्ड चैप्टर दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म, ठीक है। इस चैप्टर को हम लोग पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में, और लास्ट क्लास में हमने ग्राफ के बारे में पढ़ा था। इसके बारे में पढ़ा था, ग्राफ के बारे में, ठीक है। अगर हमें कोई भी दो समीकरणें दी हुई है, पहले मैंने आपको बताया था कि अगर मेरे पास एक समीकरण है 3x प्लस 5y माइनस 15 बराबर 0, ठीक है। और अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा तो इसका ग्राफ कैसा आता है बताओ, इसका ग्राफ क्या बनेगा? सरल रेखा। सरल रेखा, वेरी गुड। तो बताया था मैंने कि जितने भी हमारी दो चर वाली रैखिक समीकरण है, उनका ग्राफ क्या होता है? एक सरल रेखा होती है, ठीक है। उनका ग्राफ क्या होता है? एक सरल रेखा। सरल रेखा मतलब एक सीधी रेखा, स्ट्रेट लाइन। तो क्योंकि ये एक दो चर वाली रैखिक समीकरण है, इसमें दो चर हैं एक्स और वाई, और चरों की अधिकतम घात एक है, तो ये दो चर वाली एक रैखिक समीकरण है, तो इसका ग्राफ एक सरल रेखा होगी, है ना। अब जरूरी नहीं यही हो, कैसा भी बन सकता है, जैसे मैंने एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर बनाया है। अब अगर मैं यहाँ पर एक और ले लूं, एक और समीकरण ले लूं, 5x प्लस 7y माइनस 12 बराबर 0, तो इसका ग्राफ क्या होगा? इसका ग्राफ भी एक सरल रेखा होगी, ठीक है। तो मान लो ये दूसरी सरल रेखा हो गई। तो मैं यहाँ पर आपको सिर्फ क्या बताना चाह रहा हूँ, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर एक समीकरण है तो उसका ग्राफ एक सरल रेखा होती है, दो समीकरण है तो उसका ग्राफ दो सरल रेखाएं होती है, ठीक है। फिर मैंने आपको ये बताया था कि अब ये दो सरल रेखाएं जो बनी है, ये या तो एक दूसरे को काटेंगी, या तो ये एक दूसरे को काटेंगी, या ये एक दूसरे को नहीं काटेंगी, है ना, या ये एक दूसरे को नहीं काटेंगी, या तीसरी चीज क्या हो सकती है, ये एक दूसरे के संपाती होंगी, यानी एक दूसरे पे पूरा आश्रित होंगी, एक दूसरे के ऊपर पूरी तरीके से डिपेंड रहेंगी। ये तीनों चीजें मैंने बताई थी, ठीक है। ग्राफ जो बनेगा क्या क्या हो सकता है, या तो वो जो ग्राफ है एक दूसरे को काटेगा, तो उस ग्राफ को हम क्या कहते हैं? जो एक दूसरे को काटता है, उस ग्राफ को भी क्या कहते हैं? या जो दो रेखाएं जब एक दूसरे को काटती है तो उनको क्या कहते हैं? सर प्रतिच्छेदी रेखा। प्रतिच्छेदी रेखा, वेरी गुड, प्रतिच्छेदी रेखा। तो अगर वो एक दूसरे को काट रहा है ग्राफ, तो वो क्या होगा? प्रतिच्छेदी होगा, ठीक है। अगर वो एक दूसरे को नहीं काट रहा तो क्या होगा? समांतर होगा। अगर वो एक दूसरे के पर आश्रित है, एक दूसरे पर पूरा डिपेंड है, तो वो क्या होगा? संपाती होगा, ठीक है। भाई ध्यान से सुन लेना, क्योंकि अभी मैं पोल में क्वेश्चन पूछूंगा इनमें से ही, जो आपके पोल के क्वेश्चन है वो इन्हीं में से होंगे, तो प्लीज सुन लेना ध्यान से। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? ये कैसे आई दो लाइन, ये दो लाइन कैसे आई, ये क्लियर है? ये दो लाइन में क्यों बना रहा हूँ, तीन क्यों नहीं बना रहा, या एक क्यों नहीं बना रहा, चार क्यों नहीं बना रहा? ये सबको क्लियर है, क्योंकि दो समीकरणों के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो दो लाइन बनेगी, ठीक है। चलो, अब अगर प्रतिच्छेदी है ग्राफ, अगर ग्राफ मेरा प्रतिच्छेदी है, तो जितने बिंदुओं पर दोनों लाइन एक दूसरे को काटेंगी उतने ही हल होते हैं। तो यहाँ पर लाइन जो है सिर्फ एक बिंदु पर एक दूसरे को काट रही है, तो प्रतिच्छेदी ग्राफ का कितने हल होते हैं? एक हल होता है। यहाँ पर जो लाइन है एक दूसरे को नहीं काट रही, तो कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। और यहाँ पर लाइन जो है एक दूसरे को बहुत सारे बिंदुओं पर काट रही है, देखो यहाँ पर बहुत सारे बिंदु बन सकते हैं, तो इसके कितने हल होंगे? अनेक हल होंगे, अनेक हल। ये बात सभी को क्लियर हुई, ठीक है। जब ग्राफ हमारा प्रतिच्छेदी होता है तो एक हल, समांतर है तो कोई हल नहीं, संपाती है तो अनेक हल। उसके बाद मैंने आपको ये बताया था कि अगर ग्राफ एक दूसरे को काट रहे हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं? संगत युग्म। समीकरणों का जो युग्म है वो क्या होता है? संगत युग्म, ठीक है। अगर ग्राफ एक दूसरे को नहीं काट रहे हैं तो असंगत युग्म, असंगत युग्म। और यहां पर भी ग्राफ एक दूसरे को काट रहे हैं तो संगत युग्म। बताइए, ये चीजें आप सभी को क्लियर है? मैंने रिवीजन करा दिया है पूरा, इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए।
हल का कैसे पता चलता है? आप ये देखो ग्राफ कितनी जगह पर एक दूसरे को काट रहे हैं, जितनी जगह पर काट रहे हैं उतने हल। ठीक है, क्लियर। और संगत और असंगत युग्म, अगर ग्राफ काट रहे हैं तो संगत युग्म, नहीं काट रहे हैं तो असंगत। ओके, क्लियर है यहां तक सभी को? कोई डाउट है इसमें तो बताओ, क्योंकि पोल में क्वेश्चन पूछूंगा मैं आपके। अगर सभी को क्लियर है तो चैट बॉक्स पे वाई टाइप कर दीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। तो अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन यहां पर पूछूं, मैंने यहां पर ग्राफ बनाया इस तरीके से, ठीक है, और मैं आपसे पूछूं कि कितने हल इसके होंगे? बताइए। आपके सामने एक ग्राफ बनाया हुआ है मैंने, उसमें जो ग्राफ है वो एक दूसरे के समांतर है। तो आपको ये बताना है कि जब ग्राफ समांतर होता है तो कितने हल होते हैं समीकरण के? कोई हल नहीं। ओके, बाकी लोग भी बताएं, सभी को आंसर देना है अभी? ठीक है, ठीक है। अब वेरी गुड, बी इसका आंसर होगा। अब अगर मैं ग्राफ ऐसे बना दूं, अगर मैं ग्राफ ऐसे बना दूं तो अब कितने हल होंगे? यस, वेरी गुड। ठीक है, अब अगर मैं ग्राफ ऐसे बना दूं तो कितने हल होंगे? वेरी गुड, अनेक हल, सी। ठीक है, अगर मैं आपसे ये पूछूं, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये संगत है या असंगत, संगत युग्म और असंगत युग्म, सभी लोग बताओ। संगत युग्म, वेरी गुड। ठीक है, क्योंकि ग्राफ एक दूसरे को काट रहे हैं। अच्छा, अगर मैं इसको ऐसे बना दूं, संगत है या असंगत? संगत, वेरी गुड। और अगर मैं इसको ऐसे बना दूं तो अगर ग्राफ मैंने समांतर बना दिया तो असंगत, वेरी गुड। ठीक है, तो यही चीज मैंने आपको अभी अभी बताई है, कि अगर ग्राफ काटेगा, अगर ग्राफ एक दूसरे को काट रहे हैं तो संगत होता है, नहीं काट रहे हैं तो असंगत होता है। तो ये नहीं काट रहे तो ये असंगत होगा। ठीक है, जितने बिंदुओं पर ग्राफ काटता है उतने हल होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है, ये समरी है आपके सामने। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि अब मैं पोल में क्वेश्चन पूछूंगा कुछ ऐसे ही। तो अगर आपको ये याद नहीं है या फिर भूल जाते हो आप, तो आप स्क्रीनशॉट इसका लेके रखो अपने पास। आगे जब हम पोल के क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें आपकी हेल्प होगी। ठीक है, ले लिया सभी ने स्क्रीनशॉट? इसमें क्या लिखा हुआ है, वही चीज लिखी है जो अभी मैंने आपको बताई, कि प्रतिच्छेदी रेखाएं एक हल संगत युग्म, समांतर रेखाएं कोई हल नहीं असंगत युग्म, संपाती रेखाएं अनेक हल संगत युग्म, वही चीज है जो अभी अभी आपको सारी बताई है मैंने। ठीक है, तो पोल में करेगा क्वेश्चंस? यस सर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है आपके लिए, पढ़िए क्वेश्चन ध्यान से, क्या कहा गया है क्वेश्चन में और आंसर करने हैं आप।
तब तक मैं पोल भेज रहा हूँ, मुझे 10 सेकंड दो। ओके ठीक है, पोल मैंने आपको भेज दिया है। तो यहाँ पर आप ग्राफ देखोगे अगर, तो ग्राफ यहाँ पर, चलो आप करो आंसर। ग्राफ देखकर आपको ये बताना है कि कितने हल होंगे समीकरण के। तो ग्राफ यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है, एक लाइन ये खींची हुई है यहाँ पर, और दूसरी लाइन ये खींची हुई है यहाँ पर। I have done, sir. ओके, तो आपको ये बताना है कि इन दोनों समीकरणों के कितने हल होंगे। तो अभी अभी मैंने आपको ये सारी चीजें बताई है, तो सभी बच्चों को आंसर करना है अभी पोल में। ओके, 7 में से 5 बच्चों का आंसर सही है, 2 का गलत है। नौ में से 6 बच्चों का आंसर सही है, 3 का गलत है। भाई क्लास में ध्यान दे लो यार, जिन्होंने गलत किया है। सारी चीजें बताई है मैंने, तब ये क्वेश्चन दिया है। 12 में से 7 का सही है, 5 का गलत है। वाह, कहाँ ध्यान है भाई। कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है ग्राफ, उतने ही हल होते हैं। मैं परेशान हो गया बोल बोल के, बोल बोल के, बोल बोल के, पर पता नहीं यार क्या करते हो आप लोग, क्या नहीं करते हो। क्लास में आकर कहाँ रहते हो, हर क्लास का काम बना लिया है। रिजल्ट लगातार नीचे जा रहा है आप लोगों का, लगातार खराब रिजल्ट आ रहा है, बहुत ज्यादा खराब। ठीक है ना। इतनी छोटी सी बात है, इस पर मैंने 15 मिनट भाषण दिया है अभी, और पिछली क्लास में अलग दिया था, सुनना ही नहीं है। कुछ नहीं पढ़ रहे हो, कुछ भी नहीं पढ़ रहे हो। चलिए, सबका आंसर आ चुका है, 8 बच्चों का आंसर सही है बस। अच्छा, मैंने हिंदी में बोला है, हिंदी में बात कर रहा हूं मैं, कोई दूसरी भाषा भी नहीं बोल रहा। मैंने ये बोला है कि जितनी जगह ग्राफ एक दूसरे को काटे उतने हल होते हैं, है ना। चलो, अगर आपने वो भी नहीं सुना, मैंने ये कहा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ए के अलावा जिन्होंने बी सी डी आंसर दिए हैं उनसे मेरा ये सवाल है, मैंने ये कहा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे मैं क्वेश्चन दूंगा तो उसमें हेल्प हो जाएगी आपकी। लिया था क्या स्क्रीनशॉट जिन्होंने बी सी और डी आंसर दिए हैं? अगर स्क्रीनशॉट लेकर भी नहीं कर पा रहे हो ना, तो बस आप, मैं क्या ही बोलूं, छोड़ो यार। मैंने बोला ग्राफ जितने बिंदुओं पर काटता है उतने हल होते हैं। कितने बिंदुओं पर काट रहा है ये ग्राफ? कितने बिंदुओं पर काट रहा है ग्राफ? जिन्होंने बी सी और डी आंसर दिए, मुझे ये बताओ, ये दोनों लाइन कितने बिंदुओं पर काट रही है? इतना भी नहीं देख पा रहे क्या, ये दोनों लाइन कितने बिंदुओं पर काट रही है? बी सी डी वाले आंसर देंगे मुझे, बाकी जिन्होंने ए आंसर दिया वो कुछ नहीं बोलेंगे। जिन्होंने बी सी डी आंसर दिया वो बताओ कितने बिंदुओं पर काट रही है दोनों लाइन? सर, एक पे। एक बिंदु पर काट रही है। मैंने क्या बोला था? मैंने ये बोला था कि आपकी लाइन जितने बिंदुओं पर काटे उतने हल होते हैं, है ना। देखो यहां मैंने साफ साफ सारी चीजें बताई है कि अगर एक बिंदु पर लाइन काट रही है तो एक हल होगा, अगर एक भी बिंदु पर नहीं काट रही है तो एक भी हल नहीं होगा, अगर बहुत सारे बिंदुओं पर काट रही है तो बहुत सारे हल होंगे। बताओ इसमें ऐसा क्या है जो समझ में नहीं आ रहा आप लोगों को? ये क्लियर हुआ? जितने बिंदुओं पर ग्राफ काटते हैं उतने हल होते हैं। ये ग्राफ सिर्फ एक बिंदु पर काट रहा है, ये दोनों लाइन सिर्फ एक बिंदु पर काट रही है तो एक हल। ये नहीं काट रहे तो नहीं, कोई हल नहीं होगा। ये दोनों लाइन बहुत सारे बिंदुओं पर काट रही है तो बहुत सारे हल। ये बात समझ में आ रही है सभी को? ठीक है, फिर मैंने क्या बताया? अब अगला क्वेश्चन पोल में यही है, तो सुन लो ध्यान से।
मैंने आपको ये बताया कि अगर ग्राफ काटेगा तो कौन सा युग्म होता है, समीकरणों के युग्म को क्या कहेंगे अगर ग्राफ काटेगा तो? संगत युग्म। अगर ग्राफ काट रहे हैं, अगर ग्राफ काट रहे हैं, जैसे यहां पर भी काट रहे हैं और यहां पर भी काट रहे हैं ग्राफ, तो जब भी ग्राफ काटेंगे तो संगत युग्म होगा। और देखो यहां पर ग्राफ नहीं काट रहा, यहां पर दोनों लाइन दूर दूर है, काट नहीं रहे एक दूसरे को, तो वो असंगत युग्म होता है। ये बात क्लियर हुई? काटेंगे तो संगत, नहीं काटेंगे तो असंगत। काटेंगे तो संगत, नहीं काटेंगे तो असंगत। तो ये काट रहे हैं तो ये संगत युग्म है, ये नहीं काट रहा है तो असंगत युग्म है। बार बार बोल रहा हूं, बार बार बोल रहा हूं, मैं पोल में क्वेश्चन दूंगा, किसी का गलत नहीं होना चाहिए। ओके सर। क्लियर हुआ ये सभी को? यस सर। चार बार बोलिए मैंने ये लाइन, ठीक है? अगर काटेंगे तो संगत युग्म, नहीं काटेंगे तो असंगत युग्म। अब मैं पोल में क्वेश्चन दे रहा हूं, पहले इसको देख लेते हैं। तो इसके कितने हल होंगे, क्योंकि ये एक बिंदु पर काट रहा है तो एक हल होगा इसका। तो सही आंसर ऑप्शन ए होगा। बी सी डी कैसे आ रहे हैं आंसर? बी सी डी कैसे आया भाई बाकी लोगों का आंसर, जिन्होंने बी और सी और डी आंसर दिए? कहां ध्यान है आप लोगों का? बी सी डी वाले कौन कौन है, हैंड रेज करो अपने, जिन्होंने बी सी डी और आंसर दिए थे। जिन्होंने बी सी और डी आंसर दिए थे हैंड रेज करो अपने अपने। कौन है वो, मुझे देखना है। ओके मुस्कान, बाकी? मुस्कान अब क्लियर है आपको चीजें? नीतीश क्लियर हैं चीजें? यस। यस सर। ओके। और बाकी दो बच्चों के हैंड रेज हुए हैं, बाकी किसने किए थे आंसर? बीसीडी। ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं कितने बच्चों ने मेरी बात ध्यान से सुनी थी। तो ये क्वेश्चन है आपके लिए, पोल में आंसर करना है, पोल में आपको भेजना है। भाई स्क्रीनशॉट की भी हेल्प ले सकते हो, इसीलिए कहा था मैंने स्क्रीनशॉट ले लेना। आपका रिजल्ट लगातार डाउन जा रहा है भाई, बहुत नीचे पहुंच चुका है। 40-45% पर ही है आप लोग, आपकी क्लास का रिजल्ट। तो उसको थोड़ा उठाओ ऊपर। I have done, sir. ओके एक बच्चे ने अभी भी गलत किया है, दो ने गलत कर दिया है। अभी अभी चिल्ला रहा था मैं, 10 मिनट भी नहीं हुए, 2 मिनट ही हुए होंगे, चिल्ला रहा था अभी लिटरली। I have done sir. चार I have लोग और done, sir. बचे हैं। ओके चार लोग और बचे हैं। लास्ट 15 सेकेंड्स, आपको ये बताना है कि ये संगत होगा या असंगत होगा। तो अभी मैंने बताया था जब ग्राफ काटेगा तो क्या होगा, नहीं काटेगा तो क्या होगा। तो ये ग्राफ नहीं काट रहा है ना, दोनों लाइन एक दूसरे से बहुत दूर है, ये नहीं काट रही एक दूसरे को, तो उसको क्या कहते हैं मैंने ये अभी अभी बताया था। तो जो लोग बच गए हैं प्लीज आंसर करिए जल्दी से। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1। ओके तो मैंने क्या बताया था कि अगर ग्राफ नहीं काट रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर नहीं काट रहे ग्राफ, अगर ग्राफ नहीं काटेंगे तो समीकरणों का जो ये युग्म है इसको हम असंगत युग्म बोलेंगे। तो इसका ऑप्शन बी आंसर होगा, है ना? 3 बच्चों ने अभी गलत दिया था और 3 बच्चों ने आंसर नहीं किया था। तो ये बताओ सर सभी को मेरा क्लियर हुआ? सही है। वेरी गुड, जिनका सही है एक्सीलेंट। ओके ठीक है। तो भाई ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और बहुत आसान है ये। मुश्किल, चलो यार मुश्किल सवाल गलत हो तो समझ में भी आता है, आसान आसान क्वेश्चन में क्या गलती करनी है, उसको तो ठीक ही करना है हमें। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं, मुश्किल सवाल अभी आएंगे आगे। अब हम व्यापक रूप के बारे में बात कर लेते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप क्या होता है।
पोल कहाँ से, क्या बोल रहे हो पोल, अब कहाँ करोगे, अब तो मैंने बंद कर दिया, अब तो हम आगे बढ़ चुके हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप, ठीक है, इसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे। तो व्यापक रूप क्या होता है? व्यापक रूप का मतलब कि हम अपनी समीकरण को किस रूप में, जो हम एक तरीके से कह सकते हैं मानक रूप जो होता है, ठीक है, किस रूप में हम लिखकर उसको आगे सॉल्व करेंगे। तो जो हमारी दो चर वाली रैखिक समीकरण होती है, सबसे पहले मैं एक चर वाली रैखिक समीकरण की बात करता हूँ। तो उसका व्यापक रूप होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ठीक है, व्यापक रूप ये कहता है कि आपके पास कोई भी दो चर वाली रैखिक समीकरण है, अगर ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं, आपके पास अगर कोई भी दो चर वाली रैखिक समीकरण है तो आप उसमें एक्स वाला, वाई वाला और अचर, इन तीनों पदों को एक साथ लिखो, बराबर लगाओ और इधर 0। इसी रूप में आपकी समीकरण लिखी है तो तभी आप आगे क्वेश्चन सॉल्व करोगे। ठीक है, दोबारा सुन लो। व्यापक रूप क्या कहता है? व्यापक रूप ये कहता है कि आपकी समीकरण जो है इस रूप में लिखी होनी चाहिए कि पहले तो x वाला पद आए, फिर y वाला पद आए, फिर अचर आए, फिर बराबर आए और फिर 0 आए। अगर आपकी समीकरण इस रूप में नहीं लिखी है तो पहले उसको लिखो, उसके बाद आगे सॉल्व करना है। ये क्लियर हुआ सभी को? क्या सॉल्व करना है, कैसे करना है, वो अभी हम आगे बात करेंगे। अभी बस आप ये बताइए, ये समझ आया है इसका मतलब क्या है सर एक आपकी? बार फिर रिपीट करवा दो। देखो मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखता हूं, जैसे मैंने लिखा 3x प्लस वाई बराबर 5। मैंने एक समीकरण लिखी है यहाँ पर, ठीक है। अब आपको इस समीकरण में कुछ भी अगर करना है, ए बी सी के मान मान लो मुझे निकालने हैं इसमें, मुझे इसमें मान लो ए बी और सी के मान निकालना। तो जो तरीका है करने का, जो रूल है, जो नियम है, वो ये है कि आप पहले अपनी समीकरण को इस रूप में लिखो, तभी तो ए बी सी आप निकालोगे। ठीक है, ए बी सी आप तब निकालोगे, पहले आपकी समीकरण इस रूप में लिखी होनी चाहिए। पहले आपकी समीकरण इस रूप में, अब इस रूप से मतलब क्या है कि पहले एक्स वाला पद लिखा होना चाहिए, ठीक है, इसमें पहले एक्स वाला पद लिखा है, फिर वाई वाला पद लिखा होना चाहिए, ठीक है, इसमें पहले फिर वाई वाला पद लिखा हुआ है, फिर इसमें कहा गया है कि फिर अचर आना चाहिए, तो अचर तो नहीं आ रहा, उसके बाद बराबर, ठीक है, उसके बाद 0, 0 भी नहीं आ रहा। तो ये हमारी व्यापक रूप में नहीं लिखी हुई, ये समीकरण हमारी व्यापक रूप में नहीं लिखी हुई। तो इसको व्यापक रूप में लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि व्यापक रूप ये कहता है कि ये तीनों एक साथ रहने चाहिए, तो मैं इन तीनों को एक साथ लिखूंगा। इन तीनों को एक साथ कैसे लिख सकते हैं? ये दोनों तो एक साथ ही हैं, एक्स और वाई वाले तो एक साथ लिखे हुए हैं, इसको मैं इधर ले जाता हूँ, जो ये 5 है इसको इधर ले जाता हूँ, तो ये हो जाएगा 3x प्लस वाई माइनस का 5 बराबर में 0। अब चेक करो क्या व्यापक रूप में है। व्यापक रूप क्या कहता है कि पहले x वाला आए तो x वाला आ रहा है, फिर y वाला आए तो y वाला आ रहा है, फिर अचर आए तो अचर आ रहा है, फिर बराबर आए तो बराबर आ रहा है, फिर 0 आए तो 0 ही आ रहा है। तो अब ये जो हमारी समीकरण, ये वाली जो समीकरण थी, या मैं कहूँ ये जो क्वेश्चन था मेरा, ये अब व्यापक रूप में आ गया। इसको कहते हैं व्यापक रूप में बदलना। बताइए, Yes, यहां sir. तक सभी को क्लियर हुआ? तो व्यापक Yes, रूप, sir. व्यापक रूप का मतलब क्या होता है कि पहले x वाला पद आए, फिर y वाला पद आए, फिर अचर आए, फिर बराबर में 0 आए। अगर ऐसा नहीं आ रहा है तो आपको पहले उसको लिखना है ऐसे। अब इसमें a b और c के मान हम लोग निकालते हैं, तो a b c के मान कैसे निकलेंगे भाई? देखिए, a b c के मान निकालने के लिए मैं इसकी तुलना कर दूंगा अपने ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से, प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर। तो तुलना करने पर क्या आएगा? देखो, मुझे चाहिए ए, मुझे क्या चाहिए? ए। ए है क्या? आप खुद सोचो, ए क्या है? ए वो है जो एक्स के साथ लिखा है। ए क्या है? ए वो है जो एक्स के साथ लिखा है। तो ए बराबर क्या हुआ? आप अपने क्वेश्चन में देखो एक्स के साथ क्या लिखा हुआ है, 3, तो ए बराबर 3 हो गया। बताइए, ये क्लियर हुआ? ए का मान 3 कैसे आया? सभी स्टूडेंट्स बताइए,
देखो ए क्या है, ऐसे सोचो, ए क्या है, ए किसके साथ लिखा है, एक्स के साथ। तो यहाँ पर अपने क्वेश्चन में देखो एक्स के साथ कौन लिखा है, 3, तो ए भी एक्स के साथ लिखा है, 3 भी एक्स के साथ लिखा है, तो ए बराबर 3 हो गया। सेम अब मुझे निकालना है बी। बी क्या है, बी क्या है, जो वाई के साथ है, बी क्या है जो वाई के साथ है। तो अपने क्वेश्चन में देखो वाई के साथ कौन है, वाई के साथ कौन है बताओ। सर एक। एक, ठीक है, क्यों, क्योंकि मैं y को क्या लिख सकता हूँ, y को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1y, एक y लिख सकता हूँ ना इस y को, एक y। तो b के साथ क्या है, एक। ठीक है, अब बचा c। तो c क्या होता है हमारा, अचर। तो इसमें अचर क्या है, c -5। माइनस। -5, वेरी गुड। तो यहां से आपको क्या पता चला कि हमें साइन के साथ लिखना है, हमें ए बी सी के मान चिन्ह के साथ लिखने हैं। तो आप 5 नहीं लिखोगे, -5। ठीक है, यहां पर 3 प्लस का था तो प्लस का रखा, यहां पर 1 प्लस का था तो प्लस का रखा, यहां पर 5 माइनस का है तो -5। तो ये हमारे ए बी और सी के मान आ। क्लियर हुआ सभी को ये। तो हम ऐसे निकालते हैं ए बी सी के मान व्यापक रूप की सहायता से। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, तो आप लोग खुद से उन्हें सॉल्व करेंगे और जिनके मैं नाम लूंगा वो मुझे आंसर देंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है मेरा, 3x -5y बराबर 7। ठीक है, आपको इसमें ए बी और सी के मान बताने हैं। जिनका होता जाए वो हैंड रेज करो। आपको मैं 1 मिनट दे रहा हूं करने के लिए, उसके बाद फिर मैं जिन जिन के नाम लूंगा उन बच्चों का मुझे आंसर चाहिए। ठीक है, करिए अपनी नोटबुक में सॉल्व, और मैं नाम लूंगा और मुझे आंसर बताएंगे वो बच्चे। चैट में कोई आंसर नहीं लिखेगा। मनीष का हो चुका है, हिमेश का हो चुका है, ओके। मोहित ओके, कशिश ओके। 4 बच्चों का हैंड रेज हुआ है अभी तक, मनीष, हिमेश, मोहित एंड कशिश। इन 4 बच्चों ने कर लिया है सॉल्व। बाकी ए बी सी के मान निकालने हैं। अभिषेक ओके, बाकी तो मैं पूछना स्टार्ट करूं, कर लिया सभी ने, जिन्होंने कर लिया हैंड रेज कर दो भाई। 5 बच्चों के हैंड रेज हुए हैं सब, क्लास में 16 बच्चे हैं। ओके, मुस्कान, 6 बच्चों के हैंड रेज हो चुके हैं। चलो ठीक है, मनीष, मनीष आप मुझे बताइए इसका व्यापक रूप क्या होगा। 3x -5y -7 इज इक्वल टू 0। ओके, हिमेश, वेरी गुड मनीष, एक्सीलेंट। हिमेश आप बताइए सी का मान क्या होगा, सर -7। -7, एक्सीलेंट, वेरी गुड। मोहित आप बताइए ए का मान क्या होगा, सर 3। 3, एक्सीलेंट। कशिश आप बताइए बी का मान क्या होगा, सर -5। -5, एक्सीलेंट। अभिषेक यादव आप बताइए इसका व्यापक रूप क्या निकाला आपने, सर वो कैमरे से दिखा दो। दिखा दो, कैमरे से दिखा दो। ठीक है तब तक ओके, ओके अभिषेक, वेरी गुड। मुस्कान आप बताइए बी का मान क्या होगा इसमें, सर -8। माइनस -8। 1, नो सर ओके, -7। -7। बी का पूछा मैंने, बी का, बी क्या होता है। ठीक है, शुभम यादव आप बताइए बी का मान क्या होगा, सर -5। -5, वेरी गुड। चलो तो सर भाई मैंने ये लिख दिया उसमें। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 बच्चों का ही आंसर आया मेरे पास। अब इस क्वेश्चन को मैं बता रहा हूं दोबारा से, जिन्होंने आंसर नहीं दिया है इसका, जिन्होंने हैंड रेज नहीं किए हैं वो भी देख लो, अगला नंबर आप सबका है, आपसे पूछूंगा मैं क्वेश्चन सब। जिन्होंने भी हैंड रेज नहीं किए हैं दोबारा समझा रहा हूं,
दोबारा समझ लीजिए। चलो देखो, मैंने आपको बताया सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि क्या ये व्यापक रूप में लिखी हुई समीकरण है। तो व्यापक रूप हमारा क्या होता है, ध्यान से सुनेंगे जिनको नहीं आया है समझ में। व्यापक रूप हमारा होता है ax प्लस by प्लस c बराबर 0। ये हमारा व्यापक रूप होता है दो चर वाली रैखिक समीकरण का। ठीक है, तो इसको थोड़ा आप देखो ध्यान से। तो ये लिखा क्या है बेसिकली, x वाला पद, y वाला पद, यानी ऐसा पद जिसमें x आ रहा है, ऐसा पद जिसमें y आ रहा है, और ऐसा पद जो कि अचर है, वो तीनों एक साथ हैं और बराबर में 0 है। इसको हम कहते हैं व्यापक रूप। तो चेक करो क्या ये कुछ ऐसे लिखा हुआ है, x वाला पद और y वाला पद तो एक साथ लिखे हैं, लेकिन बराबर के उस तरफ ना तो 0 आ रहा है, और ये जो 7 है ये भी बराबर के दूसरी तरफ है, यानी बराबर के दूसरी तरफ 0 आना चाहिए, लेकिन इसमें नहीं आ रहा ना दूसरी तरफ 0। तो मुझे पहले दूसरी तरफ 0 बनाना पड़ेगा। वो कैसे बनाऊंगा मैं 0, बताओ कैसे बनाऊंगा मैं दूसरी तरफ 0? मैं 7 को यहां से उठाकर इधर ले आता हूँ, ये जो 7 है इधर जो लिखा है इसको उठाकर इस तरफ ले आता हूँ, तो ये इधर आ जाएगा। तो 3x माइनस 5y माइनस 7 बराबर में अब 0। अब ये 0 बन गया बराबर में, अब ये व्यापक रूप में आ चुकी है समीकरण। ठीक है, पहले x वाला पद है, फिर y वाला पद है, फिर क्या है, अचर है, फिर बराबर है, फिर 0 है। तो ये व्यापक रूप में आ गई। बताओ यहां तक क्लियर है सभी को? यस सर। ओके, सभी लोग बताएं सभी को क्लियर है यहां तक व्यापक रूप में हम समीकरण को कैसे लिखते हैं? ठीक है, सबसे पहला काम आपको यही करना है कि आपकी समीकरण व्यापक रूप में होनी चाहिए। अब आपने व्यापक रूप तो निकाल दिया, अब आपको a, b और c के मान चाहिए। तो वो कैसे निकालोगे आप? इसकी तुलना कर दोगे, ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर। अब तुलना कैसे की जाती है? जो एक जैसी चीजें हैं उनको हम छोड़ देते हैं, और जो अलग अलग चीजें हैं उनको हम उनकी तुलना करते हैं। अब देखो जैसे इन दोनों को देखो, इन दोनों में x एक जैसा है, और a किसके बराबर हो जाएगा फिर? 3 के बराबर। a किसके बराबर हो गया? 3 के। ये बात क्लियर हुई? या ऐसे भी समझ सकते हो कि a क्या है, जो x के साथ लिखा हुआ है, तो इसमें x के साथ क्या लिखा हुआ है? 3। तो a का मान कितना हो गया? 3 हो गया। a का मान कितना हो गया? 3 हो गया। a का मान 3। फिर b क्या है? b कौन है? b वो है जो y के साथ है। तो y के साथ कौन है अपने क्वेश्चन में? देखो माइनस का 5, तो b का मान क्या हो गया? माइनस का 5। c कौन है? c वो है जो कि अचर है, तो यहां पर अचर कौन है? माइनस का 7, तो c का मान क्या हो गया? माइनस का 7। ये हमारे आंसर है। बहुत आसान है भाई ये, इससे आसान और क्या होगा? सिर्फ तुलना करनी है और एबीसी के मान निकाल देने हैं। बताइए क्लियर हुआ सभी को ये क्वेश्चन? इसमें कोई डाउट है तो बताइए। इसमें अगर किसी को कोई डाउट है तो बताइए, फिर मैं पूछता हूं एक एक करके सबसे। ठीक है, क्लियर? रिपीट करना है तो आर टाइप कर दो, अगर समझ आ गया है सभी को तो वाई टाइप कर दीजिए सभी स्टूडेंट्स। ठीक है, तो मैं पूछता हूं फिर क्वेश्चन। अगर मैंने लिखा माइनस का 3x प्लस 7 बराबर y, ठीक है, इसमें आपको a b c का मान ज्ञात करना, तो करो सॉल्व और मैं फिर आपसे पूछूंगा। और मानक रूप भी मैं लिख देता हूं यहां पर, व्यापक रूप ax प्लस by प्लस c बराबर 0। इस बार सबसे पूछूंगा मैं, जिनका पिछली बार नंबर नहीं आया था सबका नंबर इस बार आएगा। हेलो सर, -3 के बाद x है ये? हाँ जी, -3x प्लस 7 बराबर y। ओके, मनीष का आंसर आ चुका है, उन्होंने हैंड रेज किया है। अच्छा, आंसर चैट बॉक्स में मत लिखना, हैंड रेज कर लो जिनका होता जाए। जो हैंड रेज नहीं करेंगे उनसे भी पूछूंगा मैं इस बार। नोटबुक देखूंगा कि क्या क्या, क्या समझ में नहीं आ रहा, क्यों समझ में नहीं आ रहा, और सबके माइक ऑन होने चाहिए। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे जानना है क्यों समझ नहीं आ रहा।
सभी बच्चों के माइक ऑन होने चाहिए, जिन जिन के मैं नाम लूंगा। ओके, मनीष, अभिषेक, हिमेश, कशिश, मुस्कान, खुशबू, इन सब का आंसर, इन सब ने हैंड रेज कर लिया है। तो मैं शुरू करता हूं फिर। सबसे पहला नाम जो आ रहा है वो है अभिषेक यादव। आप बताइए इसका व्यापक रूप क्या होगा? सर -3x + 7 और -y। ये होगा पक्का? पूरा करो, उसको पूरा बोलो ना। सर -3x + 7 और -y = 0। तो y तो बीच में आएगा ना, मानक रूप में क्या होता है, y बीच में आता है। ठीक है ना, तो आप इसको ठीक कर लो। वैसे वेरी गुड, एक्सीलेंट, आपने सही किया है, बस उनकी जगह चेंज कर देना। चलिए, खुशबू आप बताइए क्या होगा मानक रूप? खुशबू बताइए क्या होगा मानक रूप? सर -3। अभी सबका नंबर आएगा। हाँ, खुशबू बताइए। मानक रूप बताइए। हिमेश आप बताइए मानक रूप क्या होगा? सर मतलब जो ये आगे माइनस आ रही है इसको वो पूरी समीकरण में गुना कर दे। आपका जो भी आया है, जो भी आंसर आया वो बता दो आप। सर -3x - y + 7 = 0। वेल डन, एक्सीलेंट, वेरी गुड, वेरी गुड। मनीष बताइए बी का मान क्या होगा? सर बी का हम्म, मान -1। -1, वेरी गुड। जीतू नुनीवाल नाम से जो स्टूडेंट है, आप बताएंगे सी का मान क्या होगा? जीतू नुनीवाल नाम से जो स्टूडेंट है, बताइए सी का मान क्या होगा? कशिश आप बताइए सी का मान क्या होगा? 7। 7, वेरी गुड, एक्सीलेंट। मोहित आप बताइए ए का मान क्या होगा? सर -3। -3, वेरी गुड, एक्सीलेंट। मुकेश कुमार नाम से स्टूडेंट है, बताइए इसका व्यापक रूप क्या होगा? व्यापक रूप बताइए, मुकेश कुमार नाम से जो स्टूडेंट है। प्रीतम प्रजापति नाम से जो स्टूडेंट है, आप बताइए। रोहित शर्मा नाम से जो स्टूडेंट है, आप बताइए। शुभम यादव आप बताइए। क्या हुआ भाई? सर इसमें बताना है। मानक रूप बता दो इसका। -3x - y + 7 = 0। वेल डन, गुड। सोनू अलवारे नाम से स्टूडेंट है, सी का मान बताइए क्या होगा? मुस्कान बी का मान बताइए क्या होगा? सर जी 7, सर जी 7। आपका नाम मुस्कान है क्या? मुझे आवाज से तो नहीं लग रहा सर आपका भविष्य नाम है सर मेरे। मैंने मुस्कान का नाम लिया है।
सर फिर बोलना क्या? बी का मान बताइए। 7 7। बी का प्लस बी का 7। बी का जयदेव कुमार प्रजापति नाम से स्टूडेंट हैं, बताओ कैसे आया 1? सर -8। अच्छा, भविष्य नाम से स्टूडेंट हो भाई, कितने दिनों में क्लास में आए पहले ये बताओ। सर सर 3-4 महीने हो गए सर। 3-4 महीने हो गए, बहुत खुशी की बात है ना। सर बहुत खुशी। सर नहीं है सर। अब ये माइक ऑन ना हो जाए, सर अब डेली लेंगे क्लास। माइक बंद कर लो। जब मैं आपका ठीक है नाम सर, लूं, बंद कर रहा हूँ सर। जब मैं आपका नाम लूं तब माइक ऑन करके बोलना, ठीक है? अभी माइक बंद रखो। ठीक है सर, ठीक है। ओके, तो मैंने ये बताया था कि सबसे पहले हम इसको व्यापक रूप में लिखेंगे। भाई कुछ बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, अब बताओ मैं क्या कर सकता हूँ इसमें? यहां से बैठ के मैं कुछ कर भी नहीं सकता। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, ये होता है हमारा व्यापक रूप। क्लास कट हो गई थी। ठीक है, कोई बात नहीं। तो व्यापक रूप क्या कहता है? व्यापक रूप ये कहता है कि पहले एक्स वाले को लिखो, फिर वाई वाले को लिखो, फिर अचर को लिखो, फिर बराबर 0। तो पहले एक्स वाले को लिखो, तो पहले एक्स वाला लिख दिया -3x। फिर क्या कह रहा है? वाई वाले को लिखो, वाई वाला इधर है, वाई वाला बराबर के इस तरफ आ रहा है, तो मैं इसको इस तरफ ले आऊंगा, तो इस तरफ आकर ये माइनस का हो गया। फिर अचर क्या है? प्लस का 7 और बराबर में 0। अब इसकी मैं तुलना करूंगा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से मैंने तुलना की, तो ए का मान क्या होगा? ए कौन है जो एक्स के साथ लिखा है, तो ए का मान क्या हो गया? -3। ठीक है, बी कौन है जो वाई के साथ लिखा है, तो वाई के साथ क्या है? माइनस और 1, तो बी का मान हो गया -1। सी क्या है? जो अचर है, तो अचर क्या है? प्लस का 7, तो सी का मान हो गया प्लस का 7। ये हमारा आंसर। समझ आ गया सभी को? समझ आ गया सभी को? चैट बॉक्स में बताओ यस और नो। इस तरीके से हमें करना है। तो देखो, ये तो बात हुई हमारी एक समीकरण की। अगर हमारे पास सिर्फ एक समीकरण है, मान लो हमारे पास 2 समीकरण हैं, तो उनके व्यापक रूप क्या होंगे? भाई जो ये था ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, ये एक समीकरण के लिए था, ये एक समीकरण का व्यापक रूप था। अब मेरे पास अगर 2 समीकरण है, क्योंकि इस चैप्टर में हमें युग्म पढ़ना है ना, युग्म, युग्म मतलब जोड़ा, यानी 2 समीकरणों के बारे में हमें पढ़ना है, तो हमें यहाँ पर 2 व्यापक रूप लिखने पड़ेंगे। तो पहले वाली समीकरण के नीचे नीचे पहले वाली समीकरण के लिए सबके नीचे में 1 लिख दूंगा, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। और दूसरी वाली समीकरण के लिए सबके नीचे क्या लिख दूंगा? a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये समझ में आई दोनों समीकरण कैसे लिखी है मैंने? आपने अभी एक का पढ़ा व्यापक रूप, ax प्लस by प्लस c बराबर 0, लेकिन हमें इस चैप्टर में 2 समीकरणों को पढ़ना है एक साथ, युग्म को पढ़ना है। तो युग्म अगर हम पढ़ेंगे तो मैंने पहली समीकरण के लिए ए के नीचे भी 1 लगा दिया, बी के नीचे भी 1 लगा दिया, सी के नीचे भी 1 लगा दिया। दूसरी समीकरण के लिए ए के नीचे 2 लगा दिया, बी के नीचे 2 लगा दिया और सी के नीचे 2 लगा। अब हमें ये a1, a2, b1, b2, c1, c2, इन सब की वैल्यूज हमें निकालनी सीखनी है। तो जैसे आपने अभी ए बी सी की वैल्यू निकाली, ऐसे ही सेम निकलेगी a1 b1 c1 और a2 b2 c2 की वैल्यूज। ठीक है, ये क्लियर हुआ? ये बताओ, ये क्लियर है यहाँ जो मैंने अभी बात बोली है आपको? ये जो बॉक्स में बंद है ये क्लियर है? ठीक है, चलो। तो जैसे आपके सामने ये क्वेश्चन है, इसमें आपको a1 a2 b1 b2 और c1 c2 के मान निकालने हैं। तो सबसे पहले मैं ले रहा हूं पहली वाली समीकरण, आप निकालो तब तक, बताओ क्या आएंगे। हम्म, तो इधर देखेंगे सभी बच्चे कैसे निकालेंगे भाई। सबसे पहले जो पहले वाली समीकरण है
उसके नीचे उसका व्यापक रूप लिख दो। पहली समीकरण आपकी ये है, दूसरी समीकरण आपकी ये है। तो पहली समीकरण के लिए व्यापक रूप मैंने क्या बताया, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। और ये दूसरी समीकरण के लिए व्यापक रूप क्या बताया, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर में 0। इससे पहले हम पहले ये देख लेते क्या ये व्यापक रूप में लिखी हैं, बताओ। पहले वाली समीकरण तो व्यापक रूप में है क्योंकि बराबर में 0 आ रहा है, और पहले x वाला है फिर y वाला है फिर बराबर में 0 है, तो ये तो व्यापक रूप में है। लेकिन क्या दूसरी वाली समीकरण व्यापक रूप में है? नहीं। व्यापक रूप ये क्या कहता है, व्यापक रूप ये कहता है कि बराबर में 0 आना चाहिए, लेकिन इसमें बराबर में 20 आ रहा है, तो मैं इस 20 को इधर ले जाऊंगा, तो ये 20 इधर आकर माइनस का हो गया, ये 20 इधर आकर माइनस का हो गया, माइनस का 20 बराबर में 0। ठीक है, अब नीचे मैं लिखूंगा दूसरी वाली समीकरण का व्यापक रूप a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। बताओ ये चीज क्लियर हुई क्या आपको? यहां तक अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो। अभी तक हमने एक समीकरण के लिए निकाले थे, अब दो समीकरण हैं, तो दो समीकरण है तो दो व्यापक रूप होंगे। पहले व्यापक रूप में नीचे 1 लगा के, दूसरे व्यापक रूप में नीचे 2 लगा के। अब a1 कितना होगा, a1 से शुरू करते हैं, इसको मैं थोड़ा इधर कर देता हूं। a1 कितना होगा, देखो ये समझने बहुत जरूरी है क्योंकि आगे हम संगत और असंगत युग्म पढ़ेंगे, तो उसमें a1/a2, b1/b2, c1/c2 हमें निकालने पड़ेंगे। तो a1 b1 c1 a2 b2 c2 निकालने सबको आने चाहिए। a1 कितना होगा, 1। वेरी गुड। तो a1 क्या है, जो x के साथ है, तो x के साथ क्या है 1, तो a1 की वैल्यू हो गई 1। b1 कितना होगा, b1 कितना होगा, सभी लोग आंसर देंगे। b1 क्या है, जो y के साथ लिखा है, तो y के साथ क्या लिखा है, y के साथ क्या लिखा है 2, तो b1 कितना हो गया 2। ऐसे चेक किया करो ना भाई, a1 x के साथ लिखा है तो जो x के साथ लिखा है वो a1 है, b1 y के साथ लिखा है, जो y के साथ लिखा है वो b1 है। c1 क्या है, अचर, तो इसमें तो अचर है ही नहीं, इसमें तो अचर है ही नहीं, तो जो है नहीं वो मतलब 0 हो गया, तो c1 कितना हो गया, 0 हो गया। बताओ होगा या नहीं होगा? यहां तक क्लियर हुई चीजें, a1 b1 और c1। सर आपने B1 2 लिखा है, -2 आएगा। ओ सॉरी सॉरी, गुड, साइन नहीं लगाया मैंने, -2 आएगा। ठीक है, साइन के साथ लिखना है, वेल डन। और c1 कितना आएगा, 0। बताइए ये चीज क्लियर हुई सभी को यहां तक? यहां तक कोई डाउट? ठीक है, अब ऐसे ही हम क्या निकालेंगे, a2। a2 क्या है, a2 देखो क्या है, जो x के साथ है, तो x के साथ क्या है 3, तो a2 हो गया 3। b2 क्या है, b2 वो है जो y के साथ है, तो y के साथ कौन है, प्लस का 4, तो b2 हो गया प्लस का 4। c2 क्या है, c2 वो है जो अचर है, तो यहां पर अचर क्या है, -20, तो c2 हो गया -20। इस तरीके से हम a1 b1 c1 और a2 b2 c2 की वैल्यूज को निकालेंगे आने वाले टॉपिक में। क्लियर हुआ सभी को कैसे निकालनी है वैल्यूज? ठीक है, क्योंकि अभी आप आगे ये पढ़ोगे संगत और असंगत युग्म के बारे में, जिसमें आपको अनुपात निकालना होता है a1 a2 का, b1 b2 का, c1 c2 का, तो वहां पर ये आपको निकालने पड़ेंगे, इसलिए सीख लो इनको। ओके, यहां तक क्लियर? कुछ नहीं है इनमें, साइन के साथ आपको लिखने हैं और व्यापक रूप में पहले समीकरण आपकी होनी चाहिए। चलिए, तो ये हमने अभी सॉल्व किया, तो ये क्वेश्चन है आपके लिए, सभी लोग इसको सॉल्व करें। 4 बराबर 5x माइनस 3y को ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में लिखो और c का मान बताओ। तो मैं आपसे पूछूंगा एक एक करके सभी से, चैट में कोई आंसर नहीं देगा, पहले आप इसको सॉल्व कर लो। c का मान बताना, c का मान बताना है, तो मुझे सबसे पहले बताएंगे मुकेश कुमार नाम से जो स्टूडेंट है, मुकेश कुमार नाम से जो स्टूडेंट है, बताइए c का मान क्या होगा? कुछ बच्चे तो मुंह में फेविकोल लगा के बैठते हैं, जैसे ये मुकेश कुमार नाम से स्टूडेंट है। बोलो भाई, मैं आपका नाम ले रहा हूं, आपको बोलना है।
स्कूल में भी ऐसे चुप बैठ रहते हो क्या? मुकेश कुमार नाम से स्टूडेंट है, मोहित मोरवाल नाम से स्टूडेंट है, बताइए सी का मान क्या होगा? जीतू नाम से स्टूडेंट है, बताइए सी का मान क्या होगा? मनीष बताइए, आप बताइए क्या होगा? सर सी का मान हाँ जी, -4। -4। देखो 4 और -4 दोनों हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं दोनों? इधर देखो, ये डिपेंड करता है आपने जो पक्षांतरण किया है वो अगर 4 का किया है इधर तो आपका आंसर -4 आएगा। अगर आपने पक्षांतरण इन दोनों का किया है इधर तो 4 आएगा। ठीक है, दोनों में करके दिखा रहा हूं कैसे। सबसे पहले आपको इस समीकरण को किस रूप में लिखना है? व्यापक रूप में। इस समीकरण को आपको व्यापक रूप में लिखना है। व्यापक रूप आपका क्या है? ये है, क्वेश्चन में दिया हुआ। तो ये कह रहा है पहले एक्स वाला लिखो, फिर वाई वाला पद लिखो, फिर अचर लिखो, फिर बराबर में 0। तो पहले एक्स वाला, तो इसको दो तरीके हैं करने के। या तो आप एक्स वाला, क्योंकि बराबर के इस तरफ है तो मैं इसको इधर ला सकता हूं, तो ये हो गया -5x। ठीक है, फिर वाई वाला, तो वाई वाला भी बराबर के इस तरफ है तो इसको भी इधर ले आए, तो +3y। और 4 इधर पहले से ही है तो +4 बराबर 0। ठीक है, अब आप इसकी ये बताओ, ये समझ में आया मैंने क्या किया है? मैंने इन दोनों को इधर ले आया हूं। अब ये व्यापक रूप में आ गया ना, पहले एक्स वाला है, फिर वाई वाला है, फिर अचर है, फिर बराबर में 0। बताइए यहां तक क्लियर हुआ सभी को? अब आप इसकी क्या करोगे? तुलना करोगे। तुलना कैसे होगी? ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, तो a क्या है जो x के साथ है? तो x के साथ कौन है? -5। अच्छा, हमें तो c का चाहिए ना सिर्फ, तो सिर्फ c देख लेते हैं। तो c क्या है? अचर। तो इसमें अचर क्या है? 4। तो c का मान क्या होगा? 4। 4 भी आ सकता है और -4 भी बिल्कुल सही आंसर है। कैसे? मान लो आप इन दोनों को ना ले जाकर इस 4 को इधर ले गए, है ना? आपने क्या किया? इन दोनों को ना ले जाकर 4 को इधर ले गए, तो इधर तो 0 बराबर, इधर तो 0 बचेगा। ये 4 इधर जाएगा तो 5x - 3y, और 4 इधर जाकर माइनस का हो गया। अब इसको आप कैसे लिख सकते हो? 5x - 3y -4 बराबर 0। अब इसकी तुलना करोगे ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से, तो c का मान क्या आया? -4। तो 4 और -4 दोनों हमारे सही हैं। डिपेंड करता है कि आपने पक्षांतरण किसका किया है। क्लियर हुई ये चीज सभी को? बताइए, कोई डाउट है इसमें तो बताओ। अगर इसमें कोई डाउट है तो बताइए, और अगर सभी को क्लियर है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दीजिए। ठीक है, इस तरीके से करना है। चलिए, आपको यहां पर ये बताना है कि क्या ये दोनों समीकरणें व्यापक रूप में लिखी हुई हैं। बस ये छोटा सा क्वेश्चन। 5x - 4y प्लस 8 बराबर 0 और 7x प्लस 6y -9 बराबर 0, क्या ये दोनों व्यापक रूप में है? व्यापक रूप क्या होता है? a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो व्यापक रूप ये कहता है कि भाई पहले आप क्या करो? पहले आप x को लिखो तो x वाला पहले लिखा हुआ है, फिर आप y वाले को लिखो तो y वाला लिखा हुआ है, फिर आप अचर को लिखो तो अचर ही लिखा हुआ है, फिर बराबर आना चाहिए तो बराबर ही आ रहा है, फिर 0 आनी चाहिए तो 0 ही आ रहा है। ठीक है, तो ये व्यापक रूप में है। अब दूसरी वाले को चेक करो। दूसरी वाली में भी यही चीज, पहले x वाला आना चाहिए तो x वाला आ रहा है, फिर y वाला आना चाहिए तो y वाला आ रहा है, फिर अचर आना चाहिए तो अचर आ रहा है, फिर बराबर आना चाहिए तो बराबर आ रहा है, फिर 0 आनी चाहिए तो 0 ही आ रहा है। तो ये भी व्यापक रूप में है। अगर मैं आपसे कहूं a1 का मान यहाँ क्या होगा? सभी बच्चे बताइए, a1 का मान क्या होगा यहाँ पर?
A1 ढूंढो पहले कहाँ है, और देखो किसके साथ लिखा हुआ है। A1 कहाँ है, ये रहा, किसके साथ लिखा हुआ है, x के साथ। तो देखो x के साथ क्या है, 5, तो A1 कितना हो गया, 5। ठीक है, B1 कितना होगा, B1 कितना होगा, -4। ठीक है, क्यों, क्योंकि B1 क्या है, जो y के साथ है, तो y के साथ क्या है, -4। C1 कितना होगा, 8। ठीक है, C1 कितना हो गया, 8। ऐसे ही A2 कितना होगा, A2 कितना होगा, 7। वेरी गुड। B2 कितना होगा, क्योंकि A2 किसके साथ लिखा है, x के साथ, तो x के साथ 7 है, तो A2 7 हो गया। B2 किसके साथ लिखा है, y के साथ, तो y के साथ प्लस का 6 है, तो B2 6 होगा। और C2 कितना होगा, -9, क्योंकि C2 क्या है, अचर है, तो अचर -9 है, तो C2 का मान -। इस तरीके से सारी वैल्यूज हमने निकाल ली। तो बताओ, यहां तक अगर किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए। ठीक है, तो हम इसके जो पोल के क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अब जिनके डाउट्स हैं वो लोग अपने अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, और बाकी